बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ये आज दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हमने डीपीएसपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया था। इसमें हम लोगों ने डीपीएसपी के अनुच्छेद 39 तक बातचीत कर ली थी। आज हम आर्टिकल 39 से आगे यानी अनुच्छेद 40 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य प्रभावशाली पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करेगी। ठीक है, और लगभग अभी भारत के सभी राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में जो है ये कानून बना दिए हैं। ठीक है, पंचायती राज चैप्टर में हम इसे और भी डिटेल से बातचीत करेंगे। यानी कि याद ये रखना है कि पंचायती राज जो है ये अनुच्छेद 40 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक विषय है। साथ ही साथ गांधीवादी विचारधारा की भी ये एक महत्वपूर्ण बात थी। अभी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस पर। इसके बाद चलते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य काम, बीमारी, बुढ़ापा तथा अशक्तता की स्थिति में लोक सहायता का प्रबंध करेगी। अभी आप देखते होंगे कि विभिन्न राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगों के लिए पेंशन, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं ये अनुच्छेद 41 के तहत ही राज्यों के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 में है कि अशक्तता की स्थिति में राज्य नागरिकों को लोक सहायता प्रदान करेगी। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में राज्य को कहा गया है कि राज्य कार्य की मानवीय दशाएं बहाल करेगी, साथ ही साथ में मातृत्व प्रसूति हित लाभ की व्यवस्था करेगी। यहाँ पे दो बातें हैं, एक कार्य की मानवीय दशाएं और दूसरा मातृत्व प्रसूति हित लाभ। पुराने समय में जो है ये श्रमिकों को अस्वास्थ्यकर दशाओं में काम करना पड़ता था। ठीक है, यानी कि छोटे से कमरे में जहाँ हवा पानी प्रकाश आदि की व्यवस्था नहीं हो, गंदे कमरे हों। ठीक है, साथ ही साथ वहां पर काम करने से स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता था। तो इसमें यह व्यवस्था की गई कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वो इस बात पर ध्यान दे कि श्रमिकों से स्वास्थ्यप्रद वातावरण में ही काम लिया जा सके। साथ ही साथ प्रसूति हित लाभ, प्रसूति जो है ये महिलाओं से जुड़ी हुई एक शारीरिक समस्या है। जब ऐसी स्थिति आती है कि महिला गर्भवती होती थी तो पुराने जमाने में नियोजक यानी कि मालिक जो है उन्हें काम से हटा देते थे। लेकिन अभी ये कहा गया है कि राज्य इस बात पर ध्यान दे कि अगर गर्भवती कोई महिला है तो उसे प्रसूति लाभ मिले, यानी प्रसव के दौरान या गर्भावस्था के दौरान उसे छुट्टी मिले, मेडिकल बेनिफिट मिले, कुछ देखभाल मिले और नियोजक उसे काम से नहीं हटा पाए। इसे ध्यान में रखते हुए प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 भी पारित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गए दो बातें आर्टिकल 42 से संबंधित। अब बात करते हैं अनुच्छेद 43 यानी कि आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में भी दो बातें हैं। यहाँ पर पहली बात यह है कि राज्य श्रमिकों को जीवन निर्वाह भर की मजदूरी सुनिश्चित करेगी और दूसरी बात है कि राज्य कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देगी। पुराने समय में क्या होता था कि मालिक जो होते थे ये कम पैसों पर श्रमिकों को नियोजित करते थे, कम पैसा देते थे और अधिक काम लेते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ कह दिया गया है कि राज्य जो है यह प्रत्येक राज्य में जीवन निर्वाह भर की मजदूरी सुनिश्चित करेगी। यानी प्रत्येक सरकार जो है ये जीवन निर्वाह भर की एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करेगी। यानी इस न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी किसी को नहीं दी जा सकती है। हर राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दरें अलग अलग है और आपको कम से कम इतना देना है, इससे आप ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन इससे कम मजदूरी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज यह है कि राज्य कुटीर उद्योगों के विकास पर ध्यान देगी। गांधी जी का यह मानना था कि देश का विकास गांव के विकास पर निर्भर है और अगर गांव आत्मनिर्भर होंगे तभी देश आत्मनिर्भर होगा। और भारत में गांव जो है ये कृषि पर निर्भर है, तो कृषि के साथ साथ अगर कुटीर उद्योग धंधों को भी प्रोत्साहन दिया जाए तो गांव जो है ये आत्मनिर्भर बनेंगे। क्योंकि कृषि का कार्य सालों भर नहीं चलता है, तो साल के बाकी बचे हुए समय में अगर किसान जैसे चटाई बनाना, बांस के कुछ सामान बनाते हैं या और भी हस्तशिल्प की वस्तुएं अगर बनाएंगे तो इससे उनके खाली समय का उपयोग होगा। तो ये हो गए कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग। तो इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देगी ताकि किसानों को खाली समय में अतिरिक्त रोजगार सृजन करने का अवसर प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 43 में दो संशोधन हुए और अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया। एक एक करके बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
अनुच्छेद 43 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 43A, और इसके तहत प्रावधान यह दिया गया कि प्रबंधों में कामगारों को भागीदारी प्रदान की जाएगी। प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है? जब कोई फैक्ट्री संचालित होती है तो फैक्ट्री में मालिक होते हैं और श्रमिक होते हैं, लेकिन आजकल चूंकि मालिक बहुत बिजी हो जाते हैं, सारे फैक्ट्रियों को वो नहीं देख पाते, इसीलिए वो प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट की स्थापना करते हैं। ये मैनेजमेंट मालिक की ओर से श्रमिकों के साथ जो है ये बातचीत करता है या काम लेता है या तोल मोल या बार्गेनिंग वगैरह करते हैं। तो इसमें कहा गया कि जब प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का गठन किया जाएगा तो इस मैनेजमेंट में मालिक के प्रतिनिधि तो होंगे, साथ ही साथ श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी रखा जाएगा, ताकि मालिक और श्रमिक दोनों के हितों का प्रतिनिधित्व हो सके और वाद विवाद को उत्पन्न होने से पहले रोका जा सके। ये बहुत ही बड़ी बात थी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो ये जोड़ा गया अनुच्छेद 43A 1976 में 42वें संशोधन द्वारा। अब 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा अनुच्छेद 43 में एक और नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 43B, और यह व्यवस्था दी गई कि राज्य जो है ये अपने क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के विकास पर, उनके प्रबंधन पर, उनकी कार्यशैली पर, उनके प्रशिक्षण आदि पर विशेष ध्यान देगी। यानी अनुच्छेद 43B में है कि राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटियों के विकास पर विशेष ध्यान देगी। तो अनुच्छेद 43, 43A और 43B आपको समझ में आ गया। चूंकि ये दोनों संशोधन के द्वारा जुड़े हुए हैं, एक 42वें संशोधन के द्वारा और एक 97वें संशोधन के द्वारा, तो ये संशोधन भी आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लास्ट में मैं सारे संशोधन को एक जगह में कंपाइल कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 44। अनुच्छेद 44 में है समान आचार संहिता। समान आचार संहिता का मतलब ये होता है कि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सबके अपने अपने सिविल कानून हैं। चूंकि भारत एक देश है, इसीलिए विभिन्न जो धर्म के लोग यहाँ रहते हैं उनके सिविल लॉज भी एक ही जैसे होंगे, इसी को कहा जाता है समान आचार संहिता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इतने वर्ष होने के बावजूद अभी तक भारत में समान आचार संहिता एक स्वप्न ही है। अब आते हैं आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगी, ठीक है। पहले ये जो था ये डीपीएसपी का विषय था, इसीलिए ये बाध्यकारी नहीं था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 को मौलिक अधिकार बना दिया गया है और इसे अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 आपको याद होगा मौलिक अधिकार था है, तो अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और अनुच्छेद 45 यानी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अब जो है ये एक मौलिक अधिकार बन गया है। यानी कि अनुच्छेद 45 को अनुच्छेद 21A के तहत जोड़कर जीवन के अधिकारों के तहत मौलिक अधिकार का एक विषय बना दिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये संशोधन 86वां, याद रखना है। अब आते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान देगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 46 जो है ये इसमें राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वो पिछड़े वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान देगी। अब आते हैं आर्टिकल 47, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य जो है नागरिकों के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर को ऊंचा उठाएगी। इसके लिए आप देखते हैं कि राज्य सरकार जो है ये विभिन्न पोषाहार कार्यक्रम चलाती है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय पदार्थों जैसे शराब या अन्य जो भी मादक पेय पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उनके व्यापार या बिक्री पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। इसी अनुच्छेद के तहत जो है कुछ राज्यों में शराबबंदी किया गया है, कुछ राज्यों में गुटखा बंदी किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 47 राज्य को कहती है कि वो नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक मादक पेय पदार्थ आदि हैं या जो हानिकारक पदार्थ है स्वास्थ्य के लिए उन पर प्रतिबंध आरोपित करेगी, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 48। अनुच्छेद 48 में कहा गया है
कि राज्य कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक तरीके से विकास करेगी, यानी राज्य को यहाँ पर कहा गया है कि कृषि और पशुपालन का विकास करेगी। इसमें 42वें संशोधन 1976 के द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 48A, और कहा गया कि राज्य जो है ये पर्यावरण एवं वन्य जीवन का संरक्षण करेगी, साथ ही साथ गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों का विषय है ये, इसीलिए प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देशित किया गया है, लेकिन सरकार प्रतिबंध नहीं लगा पाई है। अब आते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 बोलता है कि सरकार जो है ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थलों का संरक्षण करेगी। तो राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व के जितने भी स्मारक और स्थल है इनका संरक्षण सरकार करेगी। अब आते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक रखा गया है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका जो है ये कार्यपालिका के दबाव से मुक्त हो। इसीलिए यहाँ कहा गया है अनुच्छेद 50 में कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा। जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में जो प्रावधान है उनको पढ़ेंगे तो ये बात आपको और क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल याद रखिए कि अनुच्छेद 50 जो है ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने की बात करता है। अब आते हैं लास्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विकसित करने का प्रयास करेगी और आस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और जो भारत का वसुधैव कुटुंबकम का नारा है उसी को यहाँ पर बताया गया है, यानी भारत आस पड़ोस के राज्यों से बेहतर संबंध स्थापित करेगी। तो इस प्रकार हमने देख लिया अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग? तो समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो आइए फटाफट से बना करके देख लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद समाजवादी के तहत आएंगे, कौन कौन से अनुच्छेद गांधीवादी के तहत और कौन से उदारवादी के तहत आएंगे, और साथ ही साथ भारतीय संविधान में जो अब तक यानी डीपीएसपी में संशोधन हुए उनको भी फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने डीपीएसपी के प्रावधानों को 3 भागों में बांटा है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो समाजवादी जो प्रावधान है, समाजवादी प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 47 को रखा जाता है। इन प्रावधानों को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें समाजवादी तत्वों की झलक मिलती है। ठीक है। गांधीवादी प्रावधानों के तहत हमें गांधीवादी विचारधारा जो स्वतंत्रता संघर्ष के समय चल रहे थे उनकी झलक मिलती है, जैसे मुख्य रूप से ग्राम स्वराज्य, कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास, ठीक है, मद्यपान निषेध, ये सारी चीजें इन प्रावधानों में इनकी झलक मिलती है। जैसे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43B, ठीक है, आर्टिकल 43 और 43B जो है ये यहाँ पर भी है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ भी ब्लू से लिखा है और यहाँ भी ब्लू से लिखा है। इसके अलावा आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48, तो ये सारे आर्टिकल जो हैं इनमें गांधीवादी विचारधाराओं की झलक मिलती है। इसके बाद यहाँ जो प्रावधान लिखे हुए हैं इसमें उदारवादी तत्वों की झलक मिलती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते, अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने आदि के आदि प्रावधान मिलते हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, 44, 45, इसके बाद कंटिन्यू है 49, 50, 51। तो ये हो गए डीपीएसपी के प्रावधान, जिसे हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी में अब तक कितने बार संशोधन हुए हैं और क्या क्या संशोधन हुए हैं। तो डीपीएसपी के प्रावधानों में अब तक 4 बार संशोधन हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहला संशोधन 1976 में हुआ था और ये संविधान का 42वां संविधान संशोधन था। इसके तहत डीपीएसपी में अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 39A में है निर्धनों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ये मैंने डिस्कस कर दिया है पहले ही, इसीलिए सिर्फ फटाफट से बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 43A की जहाँ तक बात है तो आर्टिकल 43A में प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी यानी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का प्रावधान है।
आर्टिकल 48A। तो आर्टिकल 48A जो है इसमें राज्य को कहा गया है कि वह पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देगी। ठीक है। दूसरा संशोधन हुआ 1978 में, ये संविधान का 44वां संशोधन था। 44वें संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में आर्टिकल 38A को जोड़ा गया और आर्टिकल 38A में यह है कि राज्य आय, अवसर, सुविधा आदि में असमानता का उन्मूलन करेगी। तीसरा संशोधन हुआ 2002 में और ये संविधान का 86वां संशोधन था। इसमें अनुच्छेद 45 को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया, यानी अब अनुच्छेद 45 में जो लिखा हुआ है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी, यह मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21A के तहत जीवन के अधिकारों के तहत एक जो होगा ये मौलिक अधिकार होगा, यानी राज्यों के द्वारा बच्चों को प्राथमिक एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अब मौलिक अधिकार के तहत शामिल है। अब आते हैं चौथा संशोधन। चौथा संशोधन हुआ 2011 में। ये संविधान का 97वां संशोधन था और 97वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया। 43B में क्या है? तो 43B में है कि राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना, इनकी कार्य प्रणाली, इनके प्रशिक्षण आदि पर विशेष ध्यान देगी। तो इस प्रकार ये हमारा जो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, इनसे संबंधित सारी मुख्य बातें समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।